हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सेशन में। आज का दिन आप सभी को पता है कि दिवाली का पर्व है। आप सभी को टीसीएस पाठशाला की तरफ से पूरे परिवार सहित ढेर सारी शुभकामनाएं। दो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करें, आपके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई जारी रहे। तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपके करंट अफेयर सेशन को लेके। तो आज का करंट अफेयर सेशन में हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम को और सुपर टेट के एग्ज़ाम को और आने वाले समय में यूपी एसआई और यूपीपी की वैकेंसीज़ में जो भी करंट अफेयर्स आएंगे, बहुत ही जल्द आपको यूपी एसआई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम जो होंगे वो जैन या फेब में करवा दिए जाएंगे, ज़्यादा संभावना है। इसका मतलब आपके लिए समय बहुत कम होगा यूपीएसआई की वैकेंसी को देने के लिए। तो इसलिए पहले से प्रिपरेशन में लगे रहिए और लक्ष्य निश्चित रखिए और मेहनत करते रहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके लिए एक और मेथड था कि आप बुक्स पे जाते, मैगजीन्स पे जाते। तो मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस कर रखा था कि मैं उन सारी मैगजीन्स का एक समरी आपसे डिस्कस कर दूंगा। भले ही वीडियोज़ रेगुलर ना आए, बट ये तो मान के चलिए कि वीक में 4 वीडियोज़ आपको मिलेंगे ही। और आपको जितने भी कलेक्शन की ज़रूरत है, जितनी भी मैगज़ीन की आवश्यकता है, वो सब मैं आपको इसी चैनल पे डिस्कस कर दूंगा। आपको कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वीडियोस को फॉलो करते रहना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है और पेन पेपर लेके बैठना है ताकि आप उसे नोट कर सकें। ठीक है, छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। चलिए, पहला यह है मानव पूंजी सूचकांक। ये इंडेक्स है, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने दिया है कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है ना, ये 16 सितंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कौन सा ग्रुप जारी करता है। तो जब बात होगा किसका, मानव पूंजी सूचकांक का, वो विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल किसे कहते हैं? तो कैपिटल का मतलब ये है, जैसे ह्यूमन मान लीजिए कोई भी 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग ह्यूमंस हैं, लेकिन 100 के 100 लोग कैपिटल नहीं हैं। कैपिटल क्यों नहीं है? कैपिटल उस पॉपुलेशन को बोलते हैं जो कुछ ना कुछ जीडीपी में योगदान कर रहा हो। तो अब इसके लिए एम्प्लॉयमेंट का होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हेल्दी व्यक्ति होगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति हेल्दी है तो पूरे 60 साल तक काम कर सकता है, इवन 70 ईयर्स तक अगर वो ठीक से कहीं पे एंटरप्रेन्योर या कुछ भी है तो वो लगातार पूंजी जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो जो ह्यूमंस थे वो एक्चुअली ह्यूमंस ही रह जाएंगे, वो ह्यूमन से कैपिटल नहीं बन पाएंगे, पूंजी नहीं बन पाएंगे देश के लिए। तो इसीलिए सरकार हमेशा प्रयास करती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्चा किया जाए ताकि व्यक्ति जो हो उनका यूटिलाइजेशन हो सके, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके। जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु है, 59 ईयर तक की है, इसे माना जाता है कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव आयु होती है, बहुत प्रोडक्टिव एज होती है। इसमें आदमी योगदान करता है अपने जीडीपी में या देश के लिए, ये कमाता है इनफैक्ट। तो इसीलिए ह्यूमन को कैपिटल बनाने के लिए लगातार सरकार योजनाएं लाती रहती है। और ये विश्व बैंक जो है वो सूचकांक जारी करके ये साइन देता है कि एक तरीके से कितनी समस्याएं हैं। तो आपके यहाँ जो कुल भारत की जो पोजीशन है वो आप देख पा रहे होंगे। पहली बात तो आप देख लीजिए इसमें कुल कितने देशों का सर्वे किया गया, जिसमें भारत की स्थिति 2020 में कौन सी आई है, 116वीं। देखिए, बहुत दिक्कत नहीं लेना है, आपको बस इतना याद रखना है भारत की स्थिति कहाँ है। तो 116वीं रही है 2020 में, किसमें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ठीक है ना, 5 देश में सबसे शीर्ष पे कौन रहा है, सिंगापुर। ठीक है, और ये पांचों आप चाहें तो पढ़ लें बट याद करने का जरूरत नहीं है। अंतिम देश में अफ्रीकन रिपब्लिक, आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो विश्व बैंक आपको याद रखना है। ठीक है, 116वां स्थान याद रखना है और कुल देश कितने हैं, 174। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट था, आपने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। ये भी एक रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं, 2020 में। अब इसे भी क्या कहते हैं, कौन निकालता है? तो यहाँ पे दिया गया है UNSDSN, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क। ये एक संस्था है, ये जारी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि विश्व वो क्या कहते हैं
प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस जगह पे है? तो भारत की स्थिति 2020 में कौन सी है? 144वीं है। और कुल देश कितने हैं? 153 है। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ फ्रीडम को, वो प्रेस को उतनी फ्रीडम नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि कितना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस किस में आता है? 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आता है, 19 के 1 में आता है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो 153 में से 144वां स्थान पाना, ठीक है, जो कि 2019 का में 140 था, वो 4 और बढ़ गया। मतलब हमारे यहाँ प्रेस की स्थिति और भी खराब हुई है। इससे इंटरनेशनल लेवल पे पता लगता है कि भारत में कितना रूल्स एंड रेगुलेशन, या मतलब अभिव्यक्ति को कितना ज़्यादा आज़ादी मिली है और कितनी कम मिली है, ठीक है ना। तो आपको याद रखने वाली बात है, कुल 153 देशों में सर्वे किया गया, जिसमें से 144वें स्थान किसकी रही? भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा, मतलब टॉप पे कौन रहा? फिनलैंड। आप इसमें से 3 याद रखेंगे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। आइसलैंड एंड नॉर्वे आप छोड़ भी सकते हैं, बट ये 3 आपको याद रहेगा। फिनलैंड तो आपको मिस नहीं करना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं खुशहाली है, तो फिनलैंड है। सबसे कम खुशहाल कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। तो इतनी बातें जो आपको इसके बारे में जाननी थी, कौन जारी करता है, कितने देशों की सूची थी, और भारत का 2020 में कौन सा स्थान है, ठीक है, 144वां है। जबकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 116वां किसमें? मानव पूंजी सूचकांक में, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, बट आपको लिखना है, बार बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है, एग्जाम में आपको मदद जरूर मिलेगी। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये भी एक रिपोर्ट है और ये इनोवेशन इंडेक्स है। वैश्विक मतलब विश्व, नवाचार मतलब इनोवेशन, सूचकांक मतलब इंडेक्स। तो कौन सा देश कितना इनोवेशन कर रहा है, नई नई चीज़ों पे काम कितना कर रहा है, इससे रिलेटेड जो इंडेक्स निकाला जाता है उसे आप नवाचार इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये 13वां संस्करण है, ठीक है, 2007 से ये प्रकाशित हो रहा है। आप ये बात देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। कुल कितने देश हैं? 131। जो क्या कहते हैं भारत की स्थिति है वो कैसी है 2020 में? 48वां, 48th प्लेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इनोवेशन में हम किस इंडेक्स पे हैं? 48th, मतलब 48वें स्थान पे हैं। फिर से रिवाइज करिए, माइनो कैपिटल सूची पे कितने में है, मतलब पूंजी जो है पहले वाले मैंने जो डिस्कस किया था, मानव पूंजी सूचकांक में 116वीं, और जबकि हम लोग किस में बात कर रहे हैं? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हम लोग 144वीं, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में हम लोग केवल 48वें स्थान पे हैं, ठीक है ना। जो पहले 52 था, अब ये क्या कहते हैं कम होकर के कितना आया है? 48 आया हुआ है। जो विश्व का शीर्ष देश है वो स्विट्जरलैंड है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अंतिम जो है यमन, नहीं इंपॉर्टेंट है उतना, बट ये आप नहीं भूल सकते। तो जब भी बात किसकी होगी? नवाचार सूचकांक की होगी, तो आप ध्यान रखोगे कि भारत की स्थिति कितनी है? 48 है। आपसे ये पूछा जा सकता है स्विट्जरलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इनोवेशन करता है रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। ये 13वां संस्करण है, 13वीं रिपोर्ट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, बजट से एक क्वेश्चन तो बनना ही है। किसी दिन किसी एक वीडियो में पूरा का पूरा बजट आपसे डिस्कस कर दूंगा, एलोकेशन कहाँ पे कितने अमाउंट का हुआ है। लेकिन एक पूरा का पूरा खाका मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है। वो ये है कि बजट जो है, बजट एग्जैक्टली एक एनालिसिस है, जो पैसा आया है और जो पैसा खर्चा होना है उसी का पूरा जो इमेजिनेशन होता है, प्लानिंग होती है, उसी को आप बजट कहते हैं। तो सरकार क्या देती है? कितना पैसा आएगा ये अनुमानित, और कितना पैसा जाएगा ये अनुमानित। इसीलिए हम लोग हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। घाटे का बजट का मतलब है कि आया 100 रुपये है, लेकिन हम प्लानिंग कितनी की करेंगे? 100 से ज़्यादा की। तो हमारा हमेशा घाटे का बजट रहेगा, इसलिए हम 100 से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। तो भारत का बजट कैसे होता है? घाटे का बजट, हम लोग डेफिसिट बजट जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके पीछे रीज़न बस इतना है कि डेवलपमेंट के चांसेस हैं। अभी हम डेवलपमेंट के लिए जब प्लानिंग बनाएंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो अब ये जो पैसा भारत सरकार के पास आता है वो दो भाई आता होगा और जाता होगा। खर्चे जो है वो जाते हैं और आने वाला जो है वो इनकम है, इनकम और एक्सपेंसेस। तो ये पूरा का पूरा देखिए समरी दिया गया है। आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि भारत सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये निगम कर दिख रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे आ रहा है? निगम कर से आ रहा है। आप सबके रेशियोज़ को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा निगम कर से आ रहा है, फिर इनकम टैक्स से फिर क्या कहते हैं गुड्स ऑन जीएसटी से आ रहा है, और फिर इनकम टैक्स से आ रहा है। तो आप याद रखेंगे भारत सरकार की आमदनी सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है? तो वो निगम कर से हो रही है, ठीक, कॉरपोरेशन टैक्स से हो रही है। उसके बाद
जाता कहाँ है, हमारे एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस का परसेंटेज है वो करों में है। मतलब जो हम लोगों ने मतलब केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, जो राज्यों के हिस्से में पैसे का बंटवारा होता है, तो कुल आए हुए पैसे में सबसे ज़्यादा किसको जाता है, राज्यों के हिस्से में जाता है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप लोग देख रहे होंगे जो हम ब्याज भुगतान करते हैं, जो हमने लोन ले रखा है दूसरों से, उन देशों को जो ब्याज देते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। तो सबसे ज़्यादा हम राज्यों को देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये आया, तो इसकी मैक्सिमम धनराशि हम राज्यों में बांटेंगे, उसके बाद सेकेंड जो मैक्सिमम होगी उसका ब्याज दे देंगे, तो ये कंप्लीट है। ठीक है, आप ये भी रख सकते हैं जीडीपी का कितना % रक्षा क्षेत्र में जा रहा है। ज़रूरी नहीं, यहाँ पे कुछ बातें जो ज़रूरी थी वो क्या क्या है। नंबर 1 कि सबसे ज़्यादा निगम कर से आता है पैसा, ठीक है, उसके बाद जीएसटी से और फिर आयकर से। जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, राज्यों को, ठीक है, और फिर ब्याज भुगतान में जाता है। उसके बाद तो 10% में 2 हैं, इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि राज्यों का हिस्सा और जो भुगतान की राशि है ब्याज वाली, वो सेकंड अपना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगर हम देखें तो जीडीपी जो है वो सबसे बड़ी जीडीपी कौन सी है, किस देश की है, तो आप सारे लोग जानते होंगे अमेरिका की है। ठीक है ना, चाइना उसी के क्लोज है, तब पर भी अभी 6.5 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 5.8 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस है। बाय द वे हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो किस स्थान पे है, 5th प्लेस पे है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है, यूएसए है, चाइना है, जापान है और जर्मनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे भारत की इकोनॉमी जीडीपी के संदर्भ में कहाँ पे है। ठीक है, 10 देश दिए गए हैं, 10 याद नहीं करना, भारत की पोजीशन ज़रूरी है। अब सेम चीज़ जो मैंने बजट में केंद्र सरकार का बताया था वही राज्य सरकार में देखिए, तो राज्य की सरकार में भी पैसा आता होगा तभी बजट बनता है उसका, और पैसा जाता भी होगा। तो अब आने का जो सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा सोर्स आने का आपको दिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है, अगर आप पूरे को सर्वे करेंगे तो यू विल फाइंड दिस वन। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, अच्छा उससे ज़्यादा है, देख लीजिए ये केंद्रीय करों में राज्यांश, मतलब कि जो अब ये क्या है मैं समझा देता हूँ कि जैसे जीएसटी है तो एक स्टेट जीएसटी होती है, एक सेंट्रल जीएसटी होती है। चलिए इसको भी नहीं समझते हैं। जो फाइनेंस कमीशन होता है वो कुल आए हुए पैसे में से कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा और कितना पैसा केंद्र के पास रहेगा, जो आप इस समय जान रहे हैं कितना % है, 41% है। ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर अलग हुआ तो 1% उसके लिए रख दिया गया है, पहले 42% दिया जाता था, अब कितना %, 41% वित्त आयोग ने सिफारिश की है। तो 41% देखेंगे तो वो जो राज्यों के पास आता है वो सबसे बड़ी धनराशि होती है। तो जो केंद्र से राज्यों का हिस्सा मिलता है वो सबसे बड़ी धनराशि है, और उसके बाद सबसे बड़ी धनराशि जो अनुदान मिलता है, केंद्र ही सरकार देती है राज्यों को, तो ये दो उसकी सबसे बड़े आय के स्रोत हैं। और जो एक्सपेंडिचर है, सबसे ज़्यादा खर्चे कहाँ होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि सबसे ज़्यादा खर्चा, सबसे बड़ा कॉलम कौन सा बन रखा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, राजस्व जो खर्चे होते हैं, पूंजीगत जो व्यय होते हैं। देखिए बजट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आप घर जाके मतलब नेट पे सर्च करके पढ़िएगा। जैसे एक्सपेंडिचर होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है, एक पूंजीगत आय होती है, वैसे ही एक राजस्व व्यय होता है, एक राजस्व आय होती है। आप इन चारों चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस क्या होता है, तो आपको ये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय जो है समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं तो कभी किसी वीडियो में हम इसको ठीक से समझा देंगे, नहीं होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि सर बजट के बारे में ये कुछ टर्म्स जो हैं वो बता दीजिए। अगर आप ऐसा बताएंगे तो फिर मैं किसी एक वीडियो को बना दूंगा जिसमें बजट के इस छोटे छोटे टर्म्स को देख लेंगे। ठीक है, कब बजट प्रस्तुत होता है, कब से चेंज हुआ, संयुक्त कब हुआ था, कब से अलग हुआ था, बजट किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं ये प्राप्तियां कितनी प्रकार की होती हैं, व्यय कितने प्रकार के होते हैं ना, इन सब पे डिस्कस कर दूंगा बट सेपरेट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतने व्यय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो राजस्व व्यय है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आय जो है वो जो केंद्रों से मिलती है वो ज़रूरी है। ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो ये वाला पूछा जाता है केंद्र सरकार का। तो निगम कर आपको ध्यान रखना है, आयकर ध्यान रखना है, माल जीएसटी, निगम कर, जीएसटी और आयकर, और इधर ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, राज्यों को देते हैं, उसमें खर्चा होता है केंद्र से, फिर ब्याज भुगतान करते हैं जो इससे कर्जे ले रखे हैं वो। ठीक है ना, तो इस तरीके से इतनी ज़रूरी चीज़ें आपने देखी। एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो आपके लिए यहाँ पे कलेक्शन में रखी गई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, एमएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं, इसको देख लेते हैं कि किस
के लिए कितना बढ़ाया गया, कितना कम किया गया। तो गेहूं के लिए जो 2018-19 में कितना था, 1840 था, अभी कितना हो गया है, 1925 हो गया है। तो अभी को क्या कितना ध्यान रखना है, 1925 ध्यान रखना है। और कितने की वृद्धि हुई है, तो 85 की। ऐसे ही आप देख रहे होंगे तो सरसों देख लीजिए कितनी की थी, 4200 की थी, बढ़ के कितनी हो गई, 4425, वृद्धि कितनी हुई, 225। आप अगर पूरे को एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर में हुई है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मैक्सिमम एमएसपी में वृद्धि कहाँ हुई है, मसूर में हुई है। गेहूं को जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है 1925। सरसों ध्यान रखिएगा 4425, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको कुछ याद रखना है तो देख लीजिए, बाकी याद रखने वाली कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आप इतना ज़रूर देख सकते हैं कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, मतलब जितने इंपॉर्टेंट रखे गए हैं इसमें मैक्सिमम जो है मसूर की प्राइस बढ़ी है और गेहूं का 1925 है, सरसों का ये है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जौ का 1525 है, चना का 4875 है, मसूर का 4800 है, ठीक है ना। तो वर्तमान को आप लिखिए कॉपी पेन पे, कॉपी पे लिखिए पेन से, और उसे बार बार रिवाइज करिए। जब एग्जाम देने जाना है तो हमें पूरा एक दिन में रिवाइज करके जाना है, ठीक है ना। लापरवाही मत करिए कि केवल वीडियो देख करके शांति से बैठ जाया करिए, ऐसे कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और रिपोर्ट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, 2020। ये क्या कहते हैं, विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है, उसने जारी कर रखी है। कुल 180 देशों का सर्वे किया है और जहाँ पे सबसे पहला देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति है फ्रीडम की प्रेस के लिए वो नॉर्वे है। भारत की स्थिति कौन सी है, 142वीं है। आपको याद होना चाहिए, हमने 48th पोजीशन भी पढ़ा है, हमने 116वीं भी पढ़ी है, हमने 142वीं भी पढ़ी है, 144वीं भी पढ़ी है। 4 डेटा पढ़े हैं, चारों को आप इंडेक्स में नोट करिए और कौन किसका है इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। तो शीर्ष देश नॉर्वे है, भारत 142वें स्थान पे है और विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था इसे जारी करती है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। तो इतनी बातें आपने देखी, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ उपलब्ध होंगे फिर कुछ आपके लिए ज़रूरी करंट अफेयर्स लेकर के। आप ज़रूर कॉपी में नोट करते रहा करिए और अगर ये सेशन आपको ठीक लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। साथ ही साथ आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए जो भी एनटीपीसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सुपर टेट या यूपीएसआई एग्ज़ाम को देने के इच्छुक हैं, आगे देंगे, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ आए उन्हें देखें, ठीक है। आपको एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेगी, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स को लेकर के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन। फिर से एक बार आप सभी को शुभ दीपावली, ठीक है। अच्छे से त्यौहार मनाइए और प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए, ये ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।